प्यारे बच्चों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसमें हमने VCR सिस्टम अर्थात वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में इसी बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय के अंतर्गत शुरुआत कर रहे हैं VAR। हमने देखा था VCR सिस्टम है जो यांत्रिक ऊर्जा पर कार्य करता है, अर्थात मैकेनिकल एनर्जी पर कार्य करता है, जिसमें कंप्रेसर है वो विद्युत सप्लाई से चलता है, अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है। 1755 में विलियम क्यूलेन ने बताया था कि VCR सिस्टम के माध्यम से हम ठंडक उत्पन्न कर सकते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमी होती थी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहुँचाने में दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी, उस स्थान पर कूलिंग उत्पन्न करने के लिए सन 1858 में एक फ्रेंच का वैज्ञानिक था जिसका नाम था फेर्डिनैंड करे। उन्होंने बताया था कि हम ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके, ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात हीट एनर्जी का प्रयोग करके ठंडक उत्पन्न कर सकते हैं। इस सिस्टम में, VAR सिस्टम में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, इस सिस्टम में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में एब्जॉर्बर, जनरेटर और हीट एक्सचेंजर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर के स्थान पर एब्जॉर्बर लगा होता है, जनरेटर लगा होता है जो कंप्रेसर का कार्य करता है। इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में, अर्थात जो हम बोल सकते हैं गैस के रूप में, अमोनिया NH3 का प्रयोग करते हैं। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंदर अध्ययन कर रहे हैं VAR। बहुत ही इम्पोर्टेंट है VAR साइकिल और VCR साइकिल। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, हमने वेपर कंप्रेशन अर्थात वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली का अध्ययन कर लिया था। जो छात्र अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने जो लास्ट क्लास थी VCR की वो अटेंड नहीं की है, तो वो पहले जाकर VCR समझे। यदि आपने डायरेक्ट इस क्लास में एंट्री की है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि VCR सिस्टम को समझने के बाद ही ये क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी। तो देखो साथियों, बात कर रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। हमने अध्ययन कर लिया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन अध्याय के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। शॉर्ट में बोले तो, संक्षेप में इसको बोलते हैं VAR। VAR साइकिल या VAR सिस्टम। साथियों, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर VAR सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, क्या होता है VAR। यह है VAR की संरचना। इसमें देखो क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। इसके अंदर होता है इवापोरेटर, इसके अंदर होता है एब्जॉर्बर, इसके अंदर होता है पंप, इसके अंदर होता है जनरेटर, एनालाइजर, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व। तो देखो, ये जो सभी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है। इस सिस्टम की खोज, इस सिस्टम का आविष्कार, VAR सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किया था 1851 में एक फ्रेंच का वैज्ञानिक था। किसका वैज्ञानिक था? फ्रेंच का वैज्ञानिक था। फ्रेंच का वैज्ञानिक था। कहाँ का था? फ्रेंच का था, और इसका नाम था फेर्डिनैंड करे। फेर्डिनैंड करे ने, केरे बोल सकते हो, करे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है, सन 1858 में फ्रेंच वैज्ञानिक निवासी था फ्रेंच, और फेर्डिनैंड केरे ने VAR सिस्टम को खोजा था। उन्होंने बताया था कि VCR सिस्टम के स्थान पर VAR सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रयोग में नहीं लिया जाता है, उस स्थान पर कूलिंग प्रदान करने के लिए ऊष्मा एनर्जी के द्वारा हम कूलिंग प्रदान कर सकते हैं। इसमें कंप्रेसर के स्थान पर एक तो एब्जॉर्बर लगा होता है, एक जनरेटर लगा होता है।
जो कंप्रेसर का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेंट। इसमें रेफ्रिजरेंट, ये VAR सिस्टम होता है, वो हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं इसको, यानी इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक होता है वाटर अमोनिया रेफ्रिजरेंट, वाटर अमोनिया VAR सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, और एक पढ़ते हैं वाटर लिथियम ब्रोमाइड VAR सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक पढ़ेंगे तीन तरल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड, उसमें होता है एक हाइड्रोजन गैस होती है या फिर वाटर। तो देखो अध्ययन कर रहे हैं VAR का साथियों। VAR वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, वेपर को बोल सकते हैं हम वाष्प, क्या बोल सकते हैं, वेपर को बोलते हैं वाष्प, एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं अवशोषक, वाष्प अवशोषक, रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं प्रशीतन, प्रशीतन। तो देखो ये प्रणाली कौन सी बन गई, वो थी वाष्प, VCR थी वाष्प संपीड़न, अवशोषक के स्थान पर क्या था, संपीड़न था, उसमें गैस को संपीड़ित किया जाता था, इसमें हीट को अवशोषित किया जाता है और जनरेटर के माध्यम से इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है रेफ्रिजरेंट का। तो देखो क्या होता है VAR, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, आपको इस साइकिल को ध्यान से समझना है। तो देखो इवापोरेटर का कार्य क्या होता है, इवापोरेटर का कार्य होता है, इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है वो क्या कार्य करता है, वो खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ की हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। जब इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट का प्रवाह होगा, जब इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट बोले तो गैस का प्रवाह होगा, तो जो हीट है, जो ऊष्मा है खाद्य पदार्थों की, वो गैस क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, अर्थात एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। जब रेफ्रिजरेंट हीट को अवशोषित कर लेगा तो रेफ्रिजरेंट है वो इसके अंदर जब प्रवेश की थी तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड NH3 अमोनिया था, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड NH3। इसके अंदर से स्लो मौसम में स्लो स्पीड के अंदर रेफ्रिजरेंट क्या होगी, प्रवाहित होगी। जब रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के अंदर धीरे धीरे प्रवाहित होगी तो इस स्थान पर रखे खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, पेय पदार्थ हो सकते हैं, या कोई वातानुकूलित स्थान है तो कोई रूम है उसके अंदर कोई भी जैसे कंप्यूटर लगे हो सकते हैं, या फिर कोई स्कूल हो सकती है उसके अंदर जैसे कोई संख्या में वुमेन्स या मेंस बैठे हैं उनकी हीट हो सकती है। तो देखो इस स्थान से रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, जो हीट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद रेफ्रिजरेंट इस स्थान से हीट को ग्रहण करने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से किस में, वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम पानी को हीट देते हैं, हम पानी को हीट देते हैं, हम देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं। जब पानी को लगातार हीट देते हैं तो पानी जो लिक्विड था वो भाप में बदलने लग जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अर्थात जब हमने इसके इवापोरेटर के अंदर से रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित किया तो इसके अंदर से हीट है वो क्या होगी, रेफ्रिजरेंट ग्रहण कर लेगा, अर्थात NH3 अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, NH3। ये लो प्रेशर का अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर का अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा किसके अंदर, एब्जॉर्बर के अंदर, अवशोषक के अंदर प्रवेश करेगा, इसको बोलते हैं हम अवशोषक, अवशोषक। अब देखो अवशोषक का क्या कार्य क्या है, क्या करता है ये वर्क। तो देखो अवशोषक के अंदर एक कॉइल लगी होती है जिसके अंदर से हम पानी को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, पानी को प्रवाहित करते हैं। ये लो प्रेशर अमोनिया रेफ्रिजरेंट है वो पानी से क्या करेगा, मिल जाएगा, और ये जो घोल है वो स्ट्रॉन्ग घोल बन जाएगा। यहाँ पर एब्जॉर्बर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता है एब्जॉर्बर की। तो देखो जब हम
वेपर रेफ्रिजरेंट को हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, अधिक होता है, तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आगे जो जनरेटर लगा होता है उसका क्षेत्रफल कम हो। अर्थात वेपर रेफ्रिजरेंट को, अमोनिया की जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो एब्जॉर्ब के साथ NH3 और H2O मिल जाते हैं, NH3 और H2O मिल जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग अमोनिया घोल बन जाता है। स्ट्रॉन्ग अमोनिया घोल अब पंप की सहायता से हम प्रवाहित करते हैं जनरेटर के अंदर। किसके अंदर? जनरेटर के अंदर। जनरेटर में हीट एनर्जी के द्वारा इस घोल को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब हम इस घोल को गर्म करते हैं तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट और पानी अलग अलग हो जाते हैं। अमोनिया रेफ्रिजरेंट वेपर स्थिति में होने के कारण ऊपर एनालाइजर की तरफ चला जाता है और जो पानी के लिक्विड कण हैं वो नीचे आ जाते हैं और इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के द्वारा होते हुए वापस किस में आ जाते हैं? अवशोषक के अंदर आ जाते हैं, अर्थात एब्जॉर्बर के अंदर आ जाते हैं। ये वाल्व क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट था उसका पंप ने क्या किया? प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या करता है? प्रेशर को रिड्यूसिंग करता, अर्थात प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। तो देखो साथियों, ये जो H2O के कण हैं, जो जल के कण हैं, वो वापस इस लाइन से होते हुए, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से होते हुए वापस अवशोषक के अंदर, एब्जॉर्बर के अंदर आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लगा है एनालाइजर। जनरेटर का काम था घोल को गर्म करना, अमोनिया रेफ्रिजरेंट और पानी के कणों को अलग अलग करना। तो देखो दोस्तों, जो एनालाइजर है उसका क्या काम है? एनालाइजर और रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर भी लगा हो सकता है, एनालाइजर लगाया है हमने इसमें। तो देखो, एनालाइजर का काम है वेपर और लिक्विड के कणों को अलग अलग करना। स्थिति ऐसी बन सकती है कि कुछ वेपर के कणों के साथ लिक्विड है वो कंडेंसर की तरफ जा सकते हैं, जो हमारी साइकिल को प्रभावित करेंगे, हमारी जो क्रिया है उसको प्रभावित करेंगे। इसे रोकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एनालाइजर। तो एनालाइजर या रेक्टिफायर का कार्य होता है वेपर और लिक्विड के कणों को अलग अलग करना, अर्थात छानना एक प्रकार से। ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एनालाइजर के द्वारा शुद्ध वेपर हाई प्रेशर का अमोनिया रेफ्रिजरेंट जाएगा। ये हाई प्रेशर अमोनिया रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर में क्या कार्य होगा आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कंडेंसर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर कूल्ड, एक होता है वाटर कूल्ड और एक होता है इवेपोरेट, जिसमें एयर और वाटर दोनों को कूलिंग मीडियम के रूप में प्रयोग लेते हैं। घरों में जो प्रयोग करते हैं हम रेफ्रिजरेटर, उसमें एयर कूल्ड कंप्रेसर होता है, अर्थात वहाँ पे जो कंडेंसर लगा होता है उसमें जो हीट को रिजेक्ट करने के लिए जो माध्यम यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं, वो कौन सा मीडियम यूज करते हैं? एयर कूल्ड मीडियम यूज करते हैं। तो देखो साथियों, कंडेंसर का कार्य होगा जब ये हाई प्रेशर उच्च दाब का अमोनिया रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर प्रवेश करेगा तो कंडेंसर में आसपास के स्थान का तापमान हो, यानी एयर कूल्ड है तो आसपास के स्थान का तापमान कम है, जबकि जो रेफ्रिजरेंट प्रवाहित हो रहा है उसका तापमान कम है, तो रेफ्रिजरेंट की हीट बाहर चली जाएगी, अर्थात कंडेंसर के अंदर जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट को क्या कर देगा? त्याग देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये उष्मा यहाँ से त्यागने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट था वो किस फॉर्म में आ गया साथियों? लिक्विड फॉर्म में आ गया। इसके बाद ये लिक्विड फॉर्म अमोनिया रेफ्रिजरेंट किस में आएगा? रिसीवर में आएगा। रिसीव का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना, रिसीव। तो रिसीवर क्या करता है? संग्रहित करता है, अर्थात इस गैस को क्या करता है? स्टोर करने का कार्य करता है। इस रिसीवर के द्वारा गैस रेफ्रिजरेंट को क्या किया जाता है? अर्थात गैस को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और इसके बाद ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट किस में आता है? एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आता है। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है? रेफ्रिजरेंट के दाब को कम करना, रेफ्रिजरेंट के दाब में कमी करना। इसके बाद ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर
का लिक्विड NH3 लिक्विड अमोनिया आता है इवापोरेटर के अंदर, और इवापोरेटर में जब प्रवाहित होता है तो उस स्थान पर रखे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या कोई वातानुकूलित स्थान है तो रूम की हीट से को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट वापस किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वेपर रेफ्रिजरेंट फिर चला जाता है एब्जॉर्बर में। इस प्रकार ये साइकिल दोहराती रहती है और उस स्थान पर कूलिंग बनी रहती है। तो ये था साथियों VAR, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। देखो इसके अंदर VCR और VAR, एक तो होता है VCR, एक है VAR। इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, इसको बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में कंप्रेसर लगा होता है, जो VCR सिस्टम का हार्ट है, हृदय है, मैंने बताया था आपको। उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग किया जाता है कंप्रेसर को चलाने के लिए, जबकि इसमें ऊष्मीय एनर्जी का प्रयोग किया जाता है इस सिस्टम को चलाने के लिए। इसमें कंप्रेस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि VAR सिस्टम में कंप्रेसर के स्थान पर कौन से पार्ट्स लगे होते हैं? तो होता है एक तो एब्जॉर्बर, एक होता है जनरेटर। क्या होता है? एब्जॉर्बर और जनरेटर। देखो एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखना। हमने देखा कि इसके अंदर होता है इवापोरेटर होता है, एब्जॉर्बर होता है, पंप होता है, जनरेटर होता है, एनालाइजर होता है, कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है। अब देखो इनके जो वर्क हैं, काम है, वो क्या क्या है। हम जानते हैं VCR में जो इवापोरेटर का काम होता है, वो किस में काम होता है? VAR में होता है। VCR के अंदर और VAR के अंदर जो इवापोरेटर अर्थात जो फ्रीजर है उसका काम क्या होता है, जो कूलिंग यूनिट है उसका काम क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करना, खाद्य पदार्थों की हीट को ग्रहण करना और उस स्थान पर कूलिंग प्रदान करना। जब इवापोरेटर के अंदर प्रवाहित होने वाला अमोनिया रेफ्रिजरेंट खाद्य पदार्थों की हीट को ग्रहण कर लेगा तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये लो प्रेशर अमोनिया रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर का अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है एब्जॉर्बर। अवशोषक के अंदर जब ये H2O के कणों से मिलता है तो ये स्ट्रॉन्ग NH3 अमोनिया NH3 और H2O सॉल्यूशन बन जाता है, अर्थात अमोनिया और पानी का घोल बन जाता है। इसके बाद ये अमोनिया और पानी का घोल पंप की सहायता से जनरेटर में भेजा जाता है। पंप का कार्य होता है इसके प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करना, और इसके बाद जनरेटर के अंदर ऊष्मीय एनर्जी के द्वारा इस घोल को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इस घोल का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनिया के कण वेपर स्थिति में आ जाते हैं और ये घोल के कण, वेपर के कण किस में चले जाते हैं? कंडेंसर में चले जाते हैं, तथा H2O के जो बचते हैं कण वो इस लाइन के बाईपास लाइन के द्वारा वापस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की सहायता से किस में आ जाते हैं? एब्जॉर्बर में आ जाते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का काम क्या होता है? तो ये इसका काम होता है इसके प्रेशर को कम करना। जो H2O के कण आते हैं इनके प्रेशर को कम करना, डिक्रीज करना। अब देखो जब वे वेपर रेफ्रिजरेंट के कण एनालाइजर के माध्यम से होते हुए, एनालाइजर के द्वारा होते हुए प्रवेश करते हैं कंडेंसर में, तो एनालाइजर क्या काम करता है? एनालाइजर का कार्य है वेपर के कणों को और लिक्विड के कणों को अलग अलग करना। एनालाइजर और रेक्टिफायर का एक ही काम होता है, हम इसमें रेक्टिफायर और लगा सकते हैं। इसके बाद ये हाई प्रेशर अमोनिया वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करती है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर इज ए हीट रिजेक्टेड यूनिट, अर्थात कंडेंसर है वो हीट को क्या करता है साथियों? रिजेक्ट करता है। हीट रिजेक्ट करने के बाद रेफ्रिजरेंट है वो किस फॉर्म में आ जाता है? वेपर से लिक्विड में आ जाता है। वेपर से किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, जो लिक्विड अमोनिया है वो किस में प्रवेश करती है? रिसीवर के अंदर प्रवेश करती है। रिसीवर का काम है रेफ्रिजरेंट को स्टोर करना। क्या काम है? रेफ्रिजरेंट को स्टोर करना। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट आता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, और एक्सपेंशन वाल्व का काम है क्या है? दाब को कम करना। दाब को
कम करना। ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट फिर आता है वापस इवापोरेटर के अंदर, और इवापोरेटर में अपनी हीट को क्या करता है, खाद्य पदार्थों की हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उस स्थान पर कूलिंग प्रदान कर देता है। तो देखो, हमने देखा इनकी डेफिनेशन। याद रखना है, सन 1858 में फ्रेंच वैज्ञानिक, निवासी था फ्रेंच वैज्ञानिक फेर्डिनेंड कैरे ने इस मशीन को खोजा था। इस मशीन में इलेक्ट्रिक एनर्जी के स्थान पर ऊष्मीय एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में कंप्रेसर के स्थान पर एब्जॉर्बर और जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, अवशोषक और जनित्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। साथियों, यदि आप RSC थ्योरी, R&AC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे पूरी, तो बार बार VCR चलेगा। क्या चलेगा? VCR। जो प्रेजेंट टाइम में मशीनों में यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, क्योंकि वर्तमान युग में इलेक्ट्रिक एनर्जी लगभग सभी स्थान पर है तथा इस मशीन की दक्षता व कैपेसिटी भी क्या है, अधिक है, जबकि VAR से, इसलिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन का भी प्रयोग किया जाता है आइस प्लांट में। आइस प्लांट होते हैं और जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, बात करते हैं VAR। जिस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो भाई, बात कर रहे हैं VAR, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। इस वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर दो क्लासें होगी। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर दो क्लासें होगी। आज तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं और बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो, याद रखना है, VAR सिस्टम का आविष्कार फ्रेंच वैज्ञानिक फेर्डिनेंड कैरे ने सन 1858 में किया था। पहले विलियम क्यूले ने VCR को खोजा सन 1755 में। तब इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता था। इसके बाद फेर्डिनेंड कैरे ने सन 1858 में इसको खोजा। अब देखो, इसमें कंप्रेसर के स्थान पर एब्जॉर्बर तथा जनित्र का प्रयोग किया जाता है। जनित्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इस सिस्टम का आविष्कार है वो सन 1858 में हुआ था और कंप्रेसर के स्थान पर एब्जॉर्बर और जनित्र का प्रयोग किया जाता है तथा ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा VAR सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में देखा, इनके कौन कौन से भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या कार्य होता है। इन सब के बारे में कल डिटेल से अध्ययन करेंगे, सब के बारे में लिखेंगे कल डिटेल से। आज तो
हमारे जाने का समय हो गया दोस्तों। मिलते हैं कल इसी VAR वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।